इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनके ज़रिए हम कैपेसिटर से रेलेवेंट कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक 460 वोल्ट 3 फेज सिस्टम गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एक एम मीटर के ऊपर 100 एम्पेयर और वाट मीटर के ऊपर 70 किलोवाट की रीडिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम नहीं गिवन, लेकिन डाटा को देख के हम सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं कि सर्किट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एक, अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं तो हमारे पास सोर्स है और यहाँ पे लोड है और लाइन के ऊपर यहाँ पे एम मीटर है और अगर हम यहाँ पे साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें, बेसिकली ये वोल्ट मीटर है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाट मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है इस पे हमारे पास 460 वोल्ट 3 फेज़ दिया गया है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास 3 फेज़ सिस्टम होता है, जब भी हमें 3 फेज़ सिस्टम दिया जाएगा तो जो वोल्टेज हमें गिवन होगी वो हमारे पास लाइन वोल्टेज होगी। एम मीटर के ऊपर हमारे पास जो करंट आ रहा है 100 एम्पेयर आ रहा है। अब ये 100 एम्पेयर जो करंट है ये बेसिकली, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इससे रिलेवेंट जो हमारी पावर ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों मेंशन की गई हैं। यानी जो हमारे पास यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, एक लोड है या लोड की डिफरेंट लोड के कम्बिनेशन है, ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये करंट होगा ये बेसिकली ये जो 100 एम्पेयर करंट है इसने ये दोनों पावर्स डिलीवर करनी है, एक्टिव पावर भी डिलीवर करनी है और रिएक्टिव पावर भी डिलीवर करनी है। तो अब अगर हमें जो टोटल करंट पता हो तो हम उसको और हमें उस करंट का फेज़ भी पता हो तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट का कौन सा कंपोनेंट जो है एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है और करंट का कौन सा कंपोनेंट रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। सो हम जो करंट का फेज़र बनाएंगे उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट या एक्स और वाई कंपोनेंट, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो रियल कंपोनेंट होगा ये हमेशा एक्टिव पावर की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा ये हमेशा रिएक्टिव पावर की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास करंट का फेज़ है ये बेसिकली वही फेज़ होता है जो एक्चुअल में हमारे पास अपरेंट पावर कम्प्लेक्स पावर के अंदर हमारे पास फेज़ आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो P है, हमें पता है कि हम पावर ट्रायंगल के अंदर जो एक्टिव पावर होती है उसको एज ए रेफरेंस लेते हैं और जो रिएक्टिव पावर होती है वो 90 डिग्री लैग या लीड पे होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो कैपेसिटर की वजह से है या इंडक्टर की वजह से है। और इन दोनों P और Q को यूज़ करके हम पेरेंट पावर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशंस करनी है, हमें एक्चुअल में पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर का जो बेसिक रिलेशन हमें पता है वो है एक्टिव पावर ओवर अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर को मज़ीद हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट। इसके अलावा एक्टिव पावर ये जो पावर फैक्टर होता है इसको हम एक और तरीके से भी निकालते हैं, कॉस थीटा। सो जो अभी हमें डाटा गिवन है इसको हम यूज़ करके दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें रिएक्टिव पावर नहीं गिवन, ठीक है, हमें यहाँ पे वोल्टेज, करंट और एक्टिव पावर गिवन है। तो हमें जो एक्टिव पावर का रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, P इज़ इक्वल टू, अगर ये 3 फेज़ पावर की हम बात कर रहे हैं तो 3 इंटू V लाइन टू न्यूट्रल I इंटू कॉस थीटा, और अगर हम यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज यूज़ करते हैं तो P इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 V लाइन टू लाइन I कॉस थीटा। यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि V लाइन टू लाइन और जो हम V लाइन बोलते हैं यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है। यानी आप कुछ बुक्स के अंदर ये लाइन टू लाइन लिखा जाता है और कुछ में ये सिर्फ V लाइन लिखा जाता है, और जहाँ पे ये V लाइन लिखा जाएगा उसमें इसको V फेज़ लिखा जाएगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली 3 रिलेशंस आ गए हैं जिनके ज़रिए हम कॉस थीटा या पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। देखें,
इसके अंदर भी हमारे पास अगर हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर दी गई है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सिर्फ फेज़ दिया गया है तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें वोल्टेज, करंट और एक्टिव पावर दी गई है तो तब हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमने जिस प्रोसीजर का अडॉप्ट किया उसमें हमने सबसे पहले अपेरेंट पावर को एवेलुएट किया। बेसिकली हम यहाँ पे पहला जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा था हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में अपेरेंट पावर मौजूद है। क्योंकि हमें यहाँ पे रिएक्टिव पावर नहीं गिवन तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपेरेंट पावर को एवेलुएट करते हैं। तो अपेरेंट पावर को एवेलुएट करने के लिए जो रिलेशन होता है वो सिंपल, आप जब वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है अपेरेंट पावर। ये सिंगल फेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे पास एक 3 फेज़ सिस्टम है तो तब हम डिपेंड करता है कि हम जो वोल्टेज ले रहे हैं वो लाइन वोल्टेज ले रहे हैं कि फेज़ वोल्टेज ले रहे हैं। तो अब हमारा इस केस में जो हमें गिवन है वो हमारे पास लाइन वोल्टेज है, इसलिए हम यहाँ पे √3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे फेज़ वोल्टेज गिवन होती तो यहाँ पे हम फेज़ वोल्टेज लिखते हैं और यहाँ पे हम √3 की बजाय 3 का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पे हम वी लाइन लिख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1000 से डिवाइड किया गया। ये बेसिकली 1000 से डिवाइड इसलिए किया गया है कि हमारे पास जो एक्टिव पावर गिवन है वो किलोवाट्स के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्टिव पावर है वो 70 किलोवाट है। अब यूनिट्स को बैलेंस रखने के लिए जो हम अपेरेंट पावर निकालना चाह रहे हैं ये भी हम केवीए में निकालना चाह रहे हैं। केवीए बनाने के लिए आप इस 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे वो बेसिकली किलो बन जाएगा और ये डिवाइड वाला कैलकुलेशंस के अंदर आप यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर जो है अपेरेंट पावर का निकाल लिया है। अब पावर फैक्टर का जो रिलेशन हमने सबसे पहले देखा था हमने उसको इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पे हम बेसिकली रिलेशन हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था p² + q² √ और बेसिकली ये हमारे पास अपेरेंट पावर थी। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट अपेरेंट पावर को क्योंकि एवेलुएट कर लिया है तो हम वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पावर फैक्टर की वैल्यू एवेलुएट कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि पावर फैक्टर के साथ लैगिंग या लीडिंग का लफ्ज़ लिखा जाता है। लैगिंग और लीडिंग का लफ्ज़ हमें ये बताता है कि हमारे सिस्टम के अंदर सोर्स से लोड की तरफ रिएक्टिव पावर जा रही है या लोड से सोर्स की तरफ रिएक्टिव पावर जा रही है। जो हमारे पास कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास एक सोर्स है, अगर सोर्स से एक्टिव पावर आउट हो रही होगी तो आप एक्टिव पावर के साथ साइन P, जो सिंबल P है उसके साथ पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, और अगर रिएक्टिव पावर आउट हो रही है तो उसका जो सिंबल Q है उसके साथ भी पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स पावर होगी उसको हम क्या लिखेंगे, P + jQ। अब जो हमारे पास लोड्स होते हैं वो हमेशा सोर्स से एक्टिव पावर ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोर्स हमेशा एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होगा। अगर आपके सर्किट के अंदर कोई और सोर्स मौजूद नहीं है तो एक ही अगर सोर्स मौजूद है तो इसका मतलब इसके P के साथ प्लस साइन ही आएगा, लेकिन Q का साइन चेंज हो सकता है। हमें पता है कि कुछ लोड्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में रिएक्टिव पावर का फ्लो इन्वर्ट भी हो सकता है, रिएक्टिव पावर का फ्लो टूवर्ड्स द सोर्स भी हो सकता है। उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्स पावर आएगी उसमें यहाँ पे Q का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि हमारा जो लोड है वो लैगिंग है कि लीडिंग है, लेकिन जो हमें गिवन है वो हमें एक पावर ट्रायंगल गिवन है। अब हम देखते हैं कि हमें एक पावर ट्रायंगल अगर गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो लोड है वो लैगिंग है कि लीडिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस है वो एक्टिव पावर है और हमने देखना है कि Q का किस लिहाज से फेज़ क्या बनता है। इसका जो तरीका होगा कि आप एक कार्टेशियन प्लेन लें, ठीक है, और अज्यूम करते हैं कि जहाँ पे ये भी मिल रहे हैं इस पॉइंट पे आप वो कार्टेशियन प्लेन को पुट कर दें, ठीक है।
अब आप एक्टिव पावर का जो ये साइन है इसके, क्योंकि हमारे पास जो हेड था वो इस डायरेक्शन में था, इसका मतलब है इस फेज़र को ड्रैग करके हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में है, जो आपका एक्टिव पावर का फेज़र होगा वो इस डायरेक्शन में बन गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जो रिएक्टिव पावर का फेज़र ये डाउनवर्ड्स है, यानी रिएक्टिव पावर यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ गया। इसको मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ कि जो हमारा एक्टिव पावर है वो फेज़र इस डायरेक्शन में है और रिएक्टिव पावर का फेज़र यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली हमने करना क्या है कि जब हमने फेज़र मालूम करना है तो हमने दोनों के जो जिन दो फेजेस को हम कंपेयर करें उन दोनों की टेल्स को हमने ज्वाइन करना है, जबकि जब आप एडिशन कर रहे होते हैं उस वक्त आप एक फेज़र के हेड को दूसरे फेज़र की टेल के साथ ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ। तो अब जब हम देखा कि हमारे यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होगा 0, और यहाँ पे एंगल अगर आप देखें तो यहाँ पे अब दो एंगल आपके आ सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एंगल 90 बनेगा, लेकिन उसको आप -90 लेंगे क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 270। सो अगर 270 के लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लीडिंग पे है और ये लैगिंग पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे 360 आ जाता है, तो उसका मतलब है 0 और 360 एक ही है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करके देख रहे हैं ना, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस केस में इस फेज़र को अगर रेफरेंस नहीं ले रहे, इस केस में हमने कार्टेशियन प्लेन को रेफरेंस लिया था, तो इसका मतलब हम दोनों फेज़र्स को उसके लिहाज से चेक कर रहे हैं। तो अब अगर आप इस फेज़र को चेक करते हैं उस लिहाज से, तो ये इस डायरेक्शन से 270, इस डायरेक्शन से -90 बन रहा है, और इस फेज़र को अगर आप चेक करते हैं तो ये 0 पे भी बनता है और साथ ही ये 360 पे भी बनता है। सो अब अगर आप 270 ले रहे होंगे तो फिर आप इसको 360 कंसिडर करेंगे। तो हम सिंपल वे में जिस तरह हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ये इसको हम 0 पे लेते हैं और इसको हम -90 पे लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इन दोनों का फेज़ डिफरेंस निकालना हो तो 0 में से 90 को आप क्या करेंगे, अगर आप सपोज करें माइनस करते हैं तो -90, ये हमारे पास +90 आ जाएगा। तो अब हमारे पास फेज़ डिफरेंस तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कौन लैग पे और कौन लीड पे है। तो बेसिकली क्योंकि आपने जो 0 वाला है इसको आपने पहले कंसिडर किया है और इसको पहले कंसिडर करने से आपका आंसर पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ग्रेटर और ये वैल्यू स्मॉलर है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये फेज़र है ये लीडिंग में है और ये फेज़र क्या है, लैगिंग में है। सो अब हम अगर इसको कम्प्लेक्स पावर की फॉर्म में लिखेंगे, हमारा P था ये Q था, तो S इज इक्वल टू हम लिखेंगे P, क्योंकि P का रेफरेंस जो हमने कार्टेशियन प्लेन लिया था उसमें ये 0 के साथ था, और यहाँ पे अगर हम लें तो ये हमारे पास -90, तो -90 को कम्प्लेक्स पावर की फॉर्म में माइनस आयोटा से या -j से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारे पास S इज इक्वल टू P - JQ बनेगा। सो अब हमारा जो लोड है, अब हमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग है कि लीडिंग है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस केस में हमारा जो Q है वो एक्टिव पावर को लैग कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारी रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर को लैग करेगी तो इसका मतलब है हमारा जो लोड होगा वो इंडक्टिव होगा, तो जो हमारे यहाँ पावर फैक्टर आ रहा होगा ये हमारे पास लैगिंग आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कि अब हमारा जो एक सब स्टेशन है वो 3 डिफरेंट काइंड्स के लोड्स को पावर सप्लाई कर रहा है। इनके अंदर हमारे पास इनकैंडिसेंट लाइट्स हैं, इंडक्शन मोटर है और एक सिंक्रोनस मोटर है, सॉरी मल्टीपल सिंक्रोनस मोटर्स हैं। सो अब हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो हम मालूम करेंगे टोटल रिएक्टिव पावर और रियल पावर से। बेसिकली ये सिस्टम उसी तरह है जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया है। तो इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में हमने देखना हो तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा एक सब स्टेशन है जिसको मैंने एक सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके आगे 3 तरह के लोड्स कनेक्टेड हैं। ये क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम है इसलिए मैं दूसरे एंड को ग्राउंड कंसिडर कर रहा हूँ, जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडेड है, और यहाँ पे तीसरा लोड हो गया।
तो एक लोड हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है और एक हमारे पास लाइट्स हैं। अब जो पावर फैक्टर मेजर किया जाता है वो इंडिविजुअल लोड्स के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन जो पावर फैक्टर हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वो पावर फैक्टर होता है जो सोर्स टर्मिनल पे किया जाता है। यानी जो पावर फैक्टर आप यहाँ पे मेजर करेंगे वो हमें इस सर्किट के रेलेवेंट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। सो हमें इससे रेलेवेंट जो फिगर दी गई है वो ये है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सब स्टेशन है, यहाँ पे ये ब्रेकर है, ये सब स्टेशन बस है और यहाँ पे आगे 3 तरह के लोड्स कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे ये सम का साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल इनकैंडिसेंट लाइट्स मौजूद हैं, यहाँ पे मल्टीपल इंडक्शन मोटर्स मौजूद हैं और यहाँ पे मल्टीपल सिंक्रोनस मोटर्स मौजूद हैं। इनके रेलेवेंट जो जितनी भी ये केवीए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सब स्टेशन से वो गिवन है और जिस पावर के ऊपर ये केवीए आ रहा है वो भी गिवन है। इनकैंडिसेंट लाइट बेसिकली क्योंकि एक रेजिस्टिव लोड कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो इसलिए 1 है। रेजिस्टिव लोड के केस में हम जानते हैं कि जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो दोनों इन फेज होते हैं और फेज 0 होने की वजह से जो कॉज थीटा या कॉज 0 का आंसर आएगा वो 1 आएगा। जबकि इंडक्शन मोटर जो होता है वो हमेशा एक लैगिंग लोड के तौर पे काम करती है, तो इंडक्शन मोटर के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा लैगिंग आएगा। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली लैगिंग पावर फैक्टर भी आपको दे सकती है और लीडिंग पावर फैक्टर भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको किस तरह से ऑपरेट कर रहे हो। सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम पहले ऑलरेडी जो है मशीन्स के कोर्स में पढ़ चुके हैं कि जब हम सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड स्टेट में चलाते हैं, ओवर एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि जब उसकी जो इंटरनल ईएमएफ है वो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है, तो जो हमारी सिंक्रोनस मशीन होती है या सिंक्रोनस खासतौर पे जब सिंक्रोनस मशीन को आप सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल करें तो वो सिंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर को डिलीवर करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो सिंक्रोनस मशीन को या इसको और सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। तो सिंक्रोनस ऑल दो मोटर जब हमें बताया जाता है तो हम मोटर से हमेशा जो हमारे जहन में एक बात आती है कि ये इंडक्टिव लोड होगा, लेकिन सिंक्रोनस मशीन का ये बड़ा डिफरेंट सा बिहेवियर है कि सिंक्रोनस मशीन को जब आप ओवर एक्साइटेड स्टेट में चलाओगे तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। आप कैपेसिटर की तरह किस तरह बिहेव करेगा कि कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होता है या कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर ऑल दो एक लोड है लेकिन जब आप वहाँ पे रिएक्टिव पावर चेक करोगे तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर का साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जब लोड के ऊपर पावर चेक की जाए और उनके साइन नेगेटिव आएंगे तो इसका मतलब है कि पावर वहाँ से आउट हो रही है। सो यहाँ पे भी ऐसी है कि ये सिंक्रोनस मोटर जो है ओवर एक्साइटेड स्टेट में एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन क्योंकि एक कैपेसिटर जब हम आइडियल लेते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे एक्टिव पावर को अज्यूम नहीं करते। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है और ऑफ कोर्स इसने एक्टिव पावर कंज्यूम करनी होती है, इसलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 kVA है, तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक्टिव रिएक्टिव दोनों मौजूद होंगी। अब एक्टिव पावर हमेशा सोर्स से सिंक्रोनस मशीन की तरफ आ रही होगी, लेकिन जो रिएक्टिव पावर है वो डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो पावर फैक्टर है इसके साथ लीडिंग की लैगिंग लिखा हुआ है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिएक्टिव पावर है वो सिंक्रोनस मशीन से सबस्टेशन या इन लोड्स की तरफ जा रही है या सबस्टेशन से इस तरफ आ रही है। क्योंकि इस केस में हमारे पास पावर फैक्टर के साथ लीड लिखा है, यानी हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंक्रोनस मशीन है उसके डायरेक्शन इस तरह बनती है। तो हमने जिस तरह लास्ट एग्जांपल में देखा कि सोर्स के लिए कन्वेंशंस क्या होती हैं कि अगर सोर्स के पावर आउट हो रही है, ठीक है, तो हमने देखा था कि हमेशा आप पावर्स के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे यानी पी और क्यू के साथ। लेकिन लोड के लिए कन्वेंशन हम ये यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक लोड है तो लोड के पावर जब इन हो रही होगी तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से पावर आउट हो रही है तो तब हम इसके साइन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो जो नॉर्मली होता है वो यही है कि एक्टिव पावर हमेशा लोड ड्रा करता है और रिएक्टिव पावर कुछ लोड जैसे कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर होगी,
वो क्या करते हैं कि आपको रिएक्टिव पावर सर्किट में डिलीवर भी करना शुरू कर देते हैं। सो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमें इस एग्जांपल में बेसिकली क्या चीज़ें एवेलुएट करनी है। इस एग्जांपल के अंदर हमें अपेरेंट पावर, रियल और केवीआरस मालूम करने हैं। केवीआरस का मतलब होगा हमें रिएक्टिव पावर हर लोड की, यानी तीनों लोड्स के लिए ये पावर्स मालूम करनी है। इसके बाद हमें टोटल अपेरेंट, रियल और रिएक्टिव पावर्स मालूम करनी है। और इसके बाद हम टोटल पावर फैक्टर मालूम करेंगे सबस्टेशन का। सो इंडिविजुअल पावर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो डाटा गिवन है इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें केवीए गिवन है और पावर फैक्टर गिवन है। हमें यहाँ पे कोई वोल्टेज या करंट नहीं गिवन, तो हम इन डाटास का इस्तेमाल करेंगे। सो इस डाटा का इस्तेमाल करने का इस डाटा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमें केवीए गिवन है और पावर फैक्टर गिवन है। तो हमें पता है कि जो पावर फैक्टर होता है ये एक्टिव ओवर एपरेंट होता है। सो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्टिव पावर निकाल सकते हैं और फिर हमें अपेरेंट अपेरेंट पावर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है कि अपेरेंट पावर जो होती है वो एक्टिव का स्केयर प्लस रिएक्टिव का स्केयर, यानी यहाँ पे एक्टिव का सिंबल आप पी यूज़। सो अब हम यहाँ से इन रिलेशंस का इस्तेमाल करके एक्टिव और रिएक्टिव पावर को एवेलुएट कर सकते हैं। सो पहले केस के लिए जब हमारे पास लोड इनकैंडिसेंट लाइट्स हैं तो हमारे पास जो जैसे हम देख चुके हैं कि हमारा जो इनकैंडिसेंट लाइट है इनका पावर फैक्टर 1 है। तो 1 पावर फैक्टर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो लोड है ये कोई रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें केवीए गिवन है, केवीए का मतलब है कि हमें जो अपेरेंट पावर गिवन है वो बेसिकली हमारे एक्टिव पावर भी उतनी ही होगी। सो ये जो अभी हमें नीचे यहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है बेसिकली एक फेज़र बनाया गया है जो कि ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास एक्टिव पावर है वो 100 किलोवाट है। तो पावर ट्रायंगल यहाँ पे हम नहीं बना सकेंगे क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव पावर हमारे पास नहीं है। तो जो ये फेज़र होगा यही हमारे पास एस का भी बनेगा। दूसरी जो केस था जिसके अंदर हमारे पास इंडक्शन मशीन्स थी या इंडक्शन मोटर्स थी। बेसिकली मशीन्स के अंदर मोटर और जनरेटर दोनों आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोड मोटर्स की फॉर्म में गिवन है तो हम स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इंडक्शन मोटर्स के केस में हमें पावर फैक्टर गिवन था। डाटा को दोबारा से देख लेते हैं कि हमें पावर फैक्टर गिवन है और 300 kVA जितना ये ड्रॉ कर रही हैं वो भी गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्शन मशीन्स होती हैं वो बेसिकली हॉर्स पावर की फॉर्म में उनकी जो पावर है वो गिवन होती है। तो हॉर्स पावर और एक्टिव पावर को हम एक कन्वर्जन कर सकते हैं। हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर होता है ये 746 वाट्स के इक्वल होता है। सो यहाँ से हम कन्वर्जन कर सकते हैं और अगर हम इसको किलो वाट्स में करें, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, अगर हमें किलो वाट्स करना है, जब भी आपने यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है तो इसका जो बेस्ट तरीका है कि जो भी आपने यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है उस प्रीफिक्स की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे हमने किलोज़ को करना है तो 746 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू वाट्स, और यहाँ पे इस 1000 को आप किलो में लिख लें और ये 1000 आप यहाँ पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करके 0.746 हो जाए। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास 0.75 है ये बेसिकली ये जो कन्वर्जन है हमारे पास हॉर्स पावर टू किलो वाट्स उसके लिए आ रहा है। अब जो हमें मशीन्स गिवन है ये बेसिकली यहाँ पे डाटा आई थिंक इसके अंदर गिवन नहीं है, लेकिन बहरहाल
जो डाटा हमें यहाँ पे डाटा मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मशीन्स हैं ये केवीएस के अंदर हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन की ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें हॉर्स पावर में गिवन होती तो हमें हॉर्स पावर से केवीए में कन्वर्जन करने के लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं ऐसी डाटा को इस्तेमाल करूँ तो जैसे हमें अगर 400 हॉर्स पावर की मशीन्स गिवन है तो हमें इसको वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस हॉर्स पावर की जगह लिखना पड़ेगा कि ये एक हॉर्स पावर कितने, यानी इंटू 1 हॉर्स पावर कर लेते हैं 400, तो 1 हॉर्स पावर हमारे पास इक्वल है 0.75 वाट्स के। तो यहाँ से 400 इंटू 0.75 वाट्स हो जाएगा, तो सॉरी किलो वाट्स। तो यहाँ पे अब हमने इसी रिलेशन का इस्तेमाल किया है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डाटा जिस तरह यहाँ पे अभी शो हो रहा है कि शायद मिसिंग है, तो यहाँ बेसिकली केवीए की बजाय आपको फिर हॉर्स पावर में डाटा गिवन होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे केवीए इतना ही लिखा हुआ है जितना यहाँ पे हमारे पास एवेलुएट हो रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें केवीए ही गिवन है। सो केवीए अगर हमें गिवन है तो उसको अब डायरेक्ट जिस तरह हमने पहले केस में देखा, हम पावर फैक्टर को यूज़ करके एक्टिव पावर को एवेलुएट करेंगे। पहले केस में हमारे पास क्योंकि पावर फैक्टर 1 था तो हमने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके देख लिया कि हमारी जो एक्टिव पावर है वही हमारे पास अपेरेंट पावर होगी। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है तो हम यहाँ पे रिएक्टिव पावर को अपेरेंट पावर वाला जो हमने रिलेशन देखा था, अपेरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव का स्केयर प्लस रिएक्टिव स्केयर अंडर रूट, उसको यूज़ करके हमने रिएक्टिव पावर निकाली जो कि हमारे पास आ रहा है 158 kVAR। तीसरे केस के अंदर हम अब सिंक्रोनस मशीन के रेलेवेंट कैलकुलेशन करेंगे। सिंक्रोनस मशीन क्योंकि हम एज अ सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उसके रेलेवेंट केवीए गिवन है जो कि 200 है, और हम अज्यूम ये करते हैं कि जो ये 200 केवीए ये फुल लोड पे गिवन है, और इस 200 के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास एक्टिव पावर बन रही है वो हमारे पास 160 किलोवाट्स है, और रिएक्टिव पावर जो आ रही है वो 120 kVAR है।